आप में से बहुत लोगों को बिजनेस करना है, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन आपने एक बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया। फिर आपने एक और बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया। फिर आपने एक और बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया। तो इस स्टेज में आप क्या करेंगे? मैक्सिमम 95% लोग इस स्टेज में गिव अप कर देते हैं और जाके कोई ना कोई काम करने लगते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में भी आप गिव अप किए बिना फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो आप भी एक और सुनील मित्तल बन सकते हैं। क्योंकि एयरटेल कंपनी को स्थापित करने वाले सुनील मित्तल पुराने साइकिलों के लिए पैडल बनाने की स्टेज से लेकर जनरेटर, फैक्स मशीन और पुश बटन फ़ोन जैसे कई तरह के बिजनेस करके कई बार फेल होकर आखिर में उन्होंने एयरटेल कंपनी स्थापित की। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर एयरटेल कंपनी कैसे शुरू हुई? टेलीकॉम बिजनेस में कोई अनुभव न रखने वाले सुनील मित्तल ने आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी कैसे बनाई। हमारे देश में जियो कंपनी जितनी तेजी से बढ़ी, उतनी तेजी से एयरटेल कंपनी नहीं बढ़ी। ये कंपनी 1997 से 2025 तक यानी लगभग 28 सालों तक कई उतार चढ़ाव का सामना करते हुए किसी भी सिचुएशन में गिव अप किए बिना जियो जैसी एक मैसिव कंपनी से मुकाबला करते हुए बिजनेस कर रही है। तो बिना किसी बैकग्राउंड के सुनील भारती मित्तल आखिर मुकेश अंबानी को टक्कर देते हुए एयरटेल को कैसे रन कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एयरटेल कंपनी को स्थापित करने वाले सुनील मित्तल पंजाब में लुधियाना नाम के एक एरिया में पैदा हुए। सुनील एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले परिवार से थे। उनके फादर 2 बार एमपी के रूप में काम कर चुके थे। तो 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए इन्फ्लुएंस किया। लेकिन सुनील को पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें बचपन से ही एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा बहुत मजबूत थी। यही बात सुनील मित्तल ने अपने पिता से कहकर उनसे 20,000 रुपये लेकर 1976 में अपना पहला बिजनेस शुरू किया, वही साइकिल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस। प्रेजेंट इंडिया में हम कार्स और बाइक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 1970 के समय में इंडिया में साइकिलों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। इसे देखकर सुनील मित्तल ने पूरी साइकिल बनाने के बजाय साइकिल का सेंटर पार्ट यानी क्रैंकशाफ्ट बनाकर साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन इस बिजनेस में सुनील को कोई अनुभव नहीं था, इसलिए शुरुआत में वो इस बिजनेस में कई बार फेल हुए। इसी वजह से उन्होंने साइकिल स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ टेक्सटाइल्स और स्टील शीट्स जैसे बिजनेस भी शुरू किए। लेकिन किसी भी बिजनेस में उन्हें अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी। उसी समय सुनील मित्तल को एक बात समझ में आई कि मार्केट में इन साइकिल पार्ट्स और स्टील शीट्स को बनाने वाले बहुत लोग हैं, तो अगर वो भी यही बिजनेस जारी रखते हैं तो भविष्य में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे बिजनेस एक साथ बेच दिए और उस पैसे के साथ 1980 में मुंबई चले गए। मुंबई में नए अवसरों की तलाश करते समय उन्हें एक आइडिया आया। मुंबई शहर के कई शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पावर कट होने पर पोर्टेबल जनरेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। इसे देखकर सुनील ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ एक डील की और जापान से पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर को इंडिया में इंपोर्ट करके मुंबई में बेचने लगे। शुरुआत में ये बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में जनरेटर बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन जनरेटर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी एक ही रात में सुनील मित्तल ने अपना पूरा बिजनेस खो दिया। सिंपल भाषा में कहें तो वो फिर से वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो फिर से नए अवसरों की तलाश में इस बार वो इंडिया में नहीं बल्कि ताइवान में हुए एक ट्रेड शो में शामिल हुए। ट्रेड शो क्या होता है? इसमें कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स के सामने दिखाकर उन्हें बेचने की कोशिश करती हैं। 1984 में ताइवान के इस ट्रेड शो में सुनील मित्तल को एक प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, पुश बटन फ़ोन। उस समय ये एक एडवांस प्रोडक्ट था। उससे पहले इंडिया में सिर्फ रोटरी फ़ोन होते थे, जो बहुत पुराने थे और उनमें स्पीड कॉलिंग भी संभव नहीं थी। इसलिए सुनील मित्तल ने ताइवान की किंगटेल कंपनी के साथ डील की और इन पुश बटन फ़ोन को इंडिया में इंपोर्ट करके भारती टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से बेचने लगे। इस बिजनेस से मिले प्रॉफिट से उन्होंने पुश बटन फ़ोन के साथ साथ फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फ़ोन और आंसरिंग मशीन भी बनानी शुरू की और अपने बिजनेस को अलग अलग प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड किया। इसी समय इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव किए। 1990 से पहले तक इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर था, यानी बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियां ही टेलीकॉम सेवा देती थीं। लेकिन 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने नई टेलीकॉम पॉलिसी लाई और पहली बार प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर में आने की अनुमति दी।
इसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे 4 मेट्रो शहरों में प्राइवेट कंपनियों को टेलीकॉम सेवा देने के लिए इनवाइट किया गया। ये देखकर सुनील मित्तल ने तुरंत दिल्ली में टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी, कंपनी के पास टेलीकॉम का अनुभव होना चाहिए। सुनील के पास अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्रांस की विवेंडी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और उनके अनुभव का उपयोग करके लाइसेंस हासिल कर लिया। 1995 में उन्होंने भारती सेल्युलर लिमिटेड शुरू की और एयरटेल ब्रांड के नाम से दिल्ली में सेवा देना शुरू किया। कुछ ही समय में एयरटेल ने 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए और रिकॉर्ड बना दिया। टेलीकॉम कंपनी को हमेशा टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना पड़ता है, इसलिए एयरटेल ने स्वीडन की एरिक्सन कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की। आज भी 2G, 3G, 4G, 5G और आने वाले 6G के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी एरिक्सन ही सप्लाई करती है। इसके बाद एयरटेल ने पूरे देश में विस्तार करने के लिए कई कंपनियों को खरीदकर उनके लाइसेंस का उपयोग किया, जैसे जेटी होल्डिंग्स, स्काई सेल, स्पाइस सेल और हेक्साकॉम जैसी कंपनियों को खरीदकर उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई, कोलकाता और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। 2001 तक टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गईं, जैसे टाटा, BSNL, MTNL, आइडिया, एयरटेल, स्पाइस, लूप, एयरसेल आदि। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, इसलिए 2002 में सुनील मित्तल ने एयरटेल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया और IPO के जरिए लगभग 834 करोड़ रुपए जुटाए। इस पैसे से उन्होंने पूरे देश में विस्तार किया और इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की। उन्होंने श्रीलंका, अफ्रीका और बांग्लादेश में अपने बिजनेस को फैलाया। लेकिन फिर रिलायंस कंपनी ने जियो लॉन्च किया और टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल गई। जहां पहले 1 GB डेटा की कीमत 225 रुपए थी, वहीं जियो ने उसे 10 रुपए कर दिया। इससे कई कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन एयरटेल बची रही, क्योंकि उन्होंने पहले से कई अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। फूड, रिटेल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, सैटेलाइट इंटरनेट, हर सेक्टर में उन्होंने विस्तार किया। इसी वजह से आज भी एयरटेल जियो को टक्कर दे रही है। आज एयरटेल भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। 1976 में सिर्फ 20,000 रुपए से शुरुआत करने वाले सुनील भारती मित्तल ने आज लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। तो ये थी एयरटेल कंपनी की पूरी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।